कल बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कैकूल ने प्रपोज किया था, उस स्ट्रक्चर पर जो कैकूल ने प्रपोज किया था उस पर 3 ऑब्जेक्शंस आए थे। पहला ऑब्जेक्शन तो ये कि अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं तो ये एडिशन रिएक्शन HCl के साथ क्यों नहीं कर रहा। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि अगर इसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हैं तो एक तरफ जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे लॉन्ग बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। जबकि असलियत में बेंजीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल रेगुलर होता है और सारे के सारे बॉन्ड लेंथ्स एक फिक्स सारी के सारी लेंथ जो होती है बॉन्ड की वो फिक्स होती है, यानी कि एक रेगुलर शेप होता है। एक मिनट भैया। ठीक है भाई। और तीसरा जो ऑब्जेक्शन आया बेंजीन के स्ट्रक्चर पर वो ये था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो 36 किलो कैलोरीज पर मोल जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, ये तो आ गए बेंजीन के स्ट्रक्चर पर ऑब्जेक्शन। अब आज पता नहीं आपको कैकूल के ऑब्जेक्शंस का जवाब मिल पाए या नहीं मिल पाए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ठीक है ना। माइट बी कि आपको आपका जवाब आज मिल जाए, माइट बी आपको नेक्स्ट वीक मिले, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिले। ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स कि सिनेरियो क्या होता है, विल सी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जैसे आप अभी तक आपको याद होगा अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का आप पढ़कर आए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं। दी दी मॉडर्न research proved that मॉडर्न रिसर्च ने ये साबित किया कि बेंजीन इज अ साइक्लिक मॉलिक्यूल। बेंजीन एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है इन विच, जिसमें हर कार्बन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड along with some pi bonds। Therefore, इस लिहाज से all the carbons, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोगों को याद नहीं है तो इथीन की का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है उसको ज़रा सा रिकॉल कीजिएगा। सेम उसी पैटर्न पे हम चलेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हम जल्दी चलेंगे, क्योंकि असल मकसद आपको ये वाले टॉपिक पे नहीं है। असल जो अगला टॉपिक है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कैकूल के स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस आए हैं उनका जो जवाब देगा वो है ज़रा मज़ेदार, एक ऐसी चीज़ जिसको पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आए। ठीक है भाई।
तो 2px1, 2py1 और 2pz1। हम ये बात बहुत अच्छे से z0 ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो है वो बॉन्डिंग नहीं करता। कार्बन would definitely shift in excited state for the formation of bond। कार्बन डेफिनेट तौर पर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, ताकि वो बॉन्ड बना सके। अब यहाँ पर अगर हम ऑर्बिटल्स बना पाए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये s है, ये px है, ये py है और ये pz है। हाइब्रिडाइजेशन में 2p और एक s ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे और यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होगा sp3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब अकॉर्डिंगली अगर मैं इनके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूं तो s, px, py, pz ये मेरे पास ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अच्छा, ये कौन से ऑर्बिटल्स कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? जरा कुछ पुरानी बातें तो रिकॉल करें। मैं पढ़ाया चला जा रहा हूँ आज, बड़ा तेज स्पीड में जा रहा हूँ, क्योंकि असल मकसद जिस टॉपिक तक पहुंचाना है वो थोड़ा दूर है और वहां मैं चाह रहा हूँ कि आज की क्लास में जाऊं, अगली क्लास का गैप ना आए। जरा बताइएगा मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? सर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल, ठीक है, गुड। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ऑर्बिटल, दैट न्यू ऑर्बिटल? having similar energy and सिमिलर shape. शेप और सिमिलर एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सर बेसिकली ऐसे ऑर्बिटल्स को कहा जाता है जो सिमिलर इन शेप हो और सिमिलर इन एनर्जीज हो। वेरी गुड। और कोवेलेंट बॉन्डिंग करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का होना जरूरी है। इस हवाले से भी तफसीलन गुफ्तगू हम पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं कि क्यों जरूरी है, क्या वजह है कि इसकी जरूरत होगी हमें। ठीक है, तो तफसीलन इस बारे से बात हो चुकी है, तो इतना ज़्यादा हमें इसमें घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट चेक कर रहा था कि किस हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं। अच्छा, अगर मैं एक हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करूं कि जब ये चूंकि कार्बन बेंजीन में 6 है, मुझे 6 कार्बन से गर्ज नहीं है, मैं सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे एक कार्बन का काम है। तो वो एक हाइब्रिडाइज जो स्ट्रक्चर आएगा मेरे पास, किस तरीके से आएगा इसको अगर हम इंडिकेट कर लें कि एक ये ऑर्बिटल आ गया हाइब्रिडाइज, यहाँ पे एक चोंच निकाल लो ताकि पता चले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। एक ये गुब्बारा बना लो, ठीक है, और एक ऐसे करके गुब्बारा बना लो। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आ गए सारे। अब ये जो डॉटेड यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये अनहाइब्रिडाइज है, एज यू ऑल नो। तो अब ये सारी की सारी कैसी हाइब्रिडाइजेशन है? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लफ्जी बात लिख लेते हैं थोड़ी सी कि इन बेंजीन मॉलिक्यूल, में से बेंजीन, एक ऑर्बिट दूसरे कार्बन से मिलेगा और 2 ऑर्बिट पर हाइड्रोजन अटैच होंगे। ऐसा ही है। एक, 2 ऑर्बिट्स पर नहीं, एक ऑर्बिट पर वो अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा बेटा, क्योंकि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है ना बेंजीन में। वो दूसरा वाला पाई बॉन्डिंग बेसिकली कर रहा होता है और बाकी 2 ऑर्बिटल जो है वो कार्बन से मिल रहे होते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ। हाइब्रिडाइज कार्बन ठीक है। are arranged in a hexagonal ring, are arranged in a hexagonal ring। तो ये जो है वो एक हेक्सागोनल रिंग में अटैच हो जाते हैं। अब इसका यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ी सी गंदगी होगी, बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि सारा काम मैं हाथ से करने वाला हूँ और ड्राइंग तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बचपन से ही ख़राब रही है। कभी कभार मैं अपनी स्कूल लाइफ की अगर ड्राइंग अचीवमेंट्स को याद करता हूँ ना, मुझे लिटरली हंसी आती है।
मेरे वाले साहब की ड्राइंग बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह ना, तो मेरे प्रैक्टिकल जर्नल्स भी उन्होंने ही बनाए, मतलब जर्नल लिखा मैंने, लेकिन उस पे ड्राइंग जो है वो मेरे वाले साहब की हुई भी है। और उसके बाद एक मरतबा स्कूल में, जब तक ये मैं ख़राब सा एक स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करूँगा, तब तक हम थोड़ी सी बातचीत भी कर लेते हैं। आई थिंक 5 या 6 क्लास की बात है कि एक मरतबा ना स्कूल में आर्ट कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स को ना अपने घर से एक अच्छी सी ड्राइंग बनाकर लेकर जानी थी। और ड्राइंग का जो थीम था वो अ, ये थी, मतलब जो आपके साइंस साइंस रिलेटेड थीम था ना, थोड़ा तो पोल्यूशन रिलेटेड। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारी ड्राइंग तो माशाल्लाह से ऐसी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लाइक मतलब स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी डी ग्रेड से ऊपर पास नहीं हुआ मैं, कभी भी। ड्राइंग में हमें ना ग्रेड्स मिलते थे स्कूल में, तो मैं डी ग्रेड से पास हुआ हमेशा। अब वो कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में मैंने ये किया कि मैंने अपनी ड्राइंग जो है ना वो अब्बा से बनवा ली। अच्छा, कंपटीशन थोड़ा सा जो है ना वो स्टैंडर्ड का तो था या क्या था, आई डोंट नो, लेकिन उसके जो जजेस थे ना वो बाहर से आए थे। और मतलब उन जजेस के सामने प्रिटेंड ऐसा किया गया था कि बच्चों ने ड्राइंग जो है वो स्कूल में की है, लेकिन जेन्युइनली हम लोग को कहा गया था कि ड्राइंग जो है ना वो आप लोग घरों से अपने बना कर ले आए। तो अब मुझे जब ये वाला चांस मिला, मैंने बोला बस अब तो खैरियत हो गई, अब्बा से बनवाएंगे। तो हमारे अब्बा ने एक बड़ी खूबसूरत सी हमें एक ड्राइंग बनाकर दी थी। वो मेरे स्कूल में, मतलब जब तक मैंने मैट्रिक किया तब तक तो वो मेरे स्कूल में लगी हुई थी। तो अब उसके बाद नहीं पता कि अब वो है स्कूल में या नहीं है, लेकिन तब तक तो थी खैर स्कूल में ना। तो मुझे जो है वो जजेस ने जो है वो मुझे फर्स्ट पोजीशन जो है वो दी उसके अंदर, ड्राइंग कंपटीशन के अंदर। अच्छा, टीचर्स को भी लिटरली बड़ी हैरत हो रही थी, मतलब हैरत तो उनको नहीं थी क्योंकि ये 5 क्लास की बात है, और 5 क्लास तक हर साल हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क मिलता था स्कूल में ना। तो ये इस पूरे स्कूल को पता होता था कि ये मेरे अब्बा की कारस्तानियाँ हैं, मतलब मेरे अब्बा ही इस तरीके से मेरी हेल्प कर देते हैं, यानी कि ड्राइंग वगैरह बनाकर मेरी दे देते हैं। वरना मैं तो स्कूल में जो ड्राइंग का पेपर होता था, मैं तो तमीज से एक दरख्त की डायग्राम नहीं बना सकता था। तो स्कूल की मिस ने भी मुझे यही बोला था, और बाद में जब मतलब वो मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था और शायद ट्रॉफी मिली थी, तो उस पे अब्बा मिस हमारी थी मिस लुबना, मुझे याद है, वो ड्राइंग की हमारी मिस थी स्कूल की। वो उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा ये ले जाके अपने पापा को दे दीजिएगा आप, क्योंकि ये कारनामा उन्हीं का ही है, ये हमें सबको पता है ना। खैर मिस आप बोलते रहिए कुछ भी, अब तो ड्राइंग कंपटीशन हो गया, हम जीत गए, आप कुछ नहीं कर सकी। तो उस बात का मेरी ड्राइंग किस हद तक ख़राब है, इस बात का अंदाज़ा आप इस ड्राइंग को भी देखकर कर सकते हैं जो अभी मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है। मतलब इससे अच्छी ड्राइंग शायद मैं अगर अपनी किसी छोटे बच्चे को बोल दूँ ना 2-3 क्लास के कि बेटा ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स बनाने, और ये एक ड्राइंग होगी, तो मेरे ख्याल से वो ड्राइंग अच्छी कर लेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और आप लोग तो माशाल्लाह से, ख़वातीन का वैसे हमेशा ये रहा है कि ख़वातीन नज़र आती हैं, उनकी ड्राइंग हमेशा अच्छी होती है। मेरी बहन की भी अच्छी है, मेरी कज़न्स की भी अच्छी है। यहाँ तो माशाल्लाह क्लास में अच्छी खासी ख़वातीन हैं, तो आप लोग तो और बेहतर अंदाज में जो है वो। ठीक है, तो ये आपके पास बेंजीन का रिंग बन गया। अच्छा, इस रिंग में मैंने अभी तक सारे कार्बन, सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो वही शो किए हैं जो मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। यार एक मिनट, सर आपके पढ़ाने के तरीके से लग रहा था आप कहीं और भी बिजी हैं। मैं तुम लोग ये देखो कि मैंने तुम लोग को साथ साथ कहानी भी सुनाई, ड्राइंग भी बनाई, अटेंडेंस पे भी फुल ध्यान रखा, फुल कंसंट्रेशन रखा।
मल्टीटास्किंग हूँ मैं यार। अच्छा भाई, वैसे मेरे पढ़ाने के अंदाज में ऐसा क्या लग रहा था तुम्हें कि मेरा ध्यान कहीं और भी है? कैसे तुमने जज किया? सर इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड नीचे करके बना रहे थे और लिख रहे थे, क्योंकि मैं वरना लिख लेती हूँ इतनी देर में। आज मैं लिख नहीं पा रही थी और आप स्लाइड नीचे कर रहे थे, तो असल मुझे फील में हो गया था थोड़ी जल्दी में। नहीं नहीं, मैं जल्दी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले टॉपिक की वजह से हूँ, क्योंकि उसमें तुम लोग यकीनन सवालात करोगे, उसमें आएगा मज़ा। ये तो बेकार सा टॉपिक है, बस मजबूरी है कि है तो पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ उस टॉपिक तक हम जल्दी आएँ, तो उसमें ज़रा मज़ा आएगा, क्योंकि उसी उसी टॉपिक में असल में कैकूल का जो डिफेक्ट्स है ना, ये जो 3 डिफेक्ट्स के ऊपर, 3 फसाद के ऊपर हमने कल बात की है, इस फसाद के जवाब उसी टॉपिक में है। ठीक है भाई। तो ये खैर एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो ये मैंने रेड डॉटेड बनाए हैं, ये वो ऑर्बिटल्स हैं बेटा जो हाइब्रिडाइज नहीं हुए। और आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। मेरे ख्याल से इसको किसी ने नाम दिया था मैजिक ट्रिक, है उरूज, याद है? जी सर, देख लिया था आपका लेक्चर, मुझे याद। तो वो जो मैजिक ट्रिक, मतलब ये तो खैर आपने नाम दिया था, लेकिन अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और 3 डायमेंशनल मैनर में इसको ड्रॉ करूँ ना, तो होगा क्या? असल में ये होता है कि सर इस बार कैमरा नहीं ऑन कर रहे? नहीं, मतलब तुम लोग को पता चल गया ना, मैजिक ट्रिक देख चुके हो ना अबव एंड बिलो। मैं इस बार बिना कैमरा ऑन किए ही करा दूंगा भाई, बर्दाश्त करो, ये कलर चेंज नहीं कर पा रहा मैं। अच्छा देखो, यहाँ पर सिलसिला क्या है कि ये एक हेक्सागोनल रिंग मैं ड्रॉ करता हूँ तुम्हारे सामने। ये एक हेक्सागोनल रिंग है, इसको मैंने उल्टा करके, मतलब हमेशा आपने यू बनाया है इसको, अभी मैंने इसको ऐसे करके रोटेट किया हुआ है, सही है। अच्छा, एक ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर है अनहाइब्रिडाइज, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज यहाँ पर है, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर है, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर है इस कार्बन पे, एक अनहाइब्रिडाइज यहाँ पर, एक अनहाइब्रिडाइज यहाँ पर। ठीक है, इनके साथ एक एक डंडिया निकाल दो, जो इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन के साथ भी ये जुड़े होंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये अबव एंड बिलो दी प्लेन जुड़ेंगे एक दूसरे से। ठीक है, और ये वाले 2 ऑर्बिटल्स भी अबव एंड बिलो दी प्लेन एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। फिर ये वाले दोनों ऑर्बिटल भी अबव एंड बिलो दी प्लेन एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन मामला है यहाँ, अच्छा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इसको अगर मैं रिंग की सूरत में यहाँ लिखना चाहूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ठीक है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा अब वापस आओ, यहाँ के बाद क्या होगा? अब ये अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ जा रहा है। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा? सेम रिंग ड्रॉ करो। ठीक है, इधर भी सर एक, इस रिंग को वर्टिकली बनाए, क्या कह रहे हो? ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को वर्टिकली बना दें। अबे यार, वर्टिकली बना तो मैं दूं, लेकिन ये रिंग्स जो है ना, फिर उसमें इतने क्लियर नहीं हो पाएंगे, मसला ये है। अच्छा ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी पहली मर्तबा में क्या हुआ था? इन दोनों ने और इन दोनों ने बॉन्ड किया था। ठीक है, अब पैटर्न चेंज होगा। क्या चेंज होगा? अब ये दोनों बॉन्ड कर रहे हैं आपस में, ये दोनों इस तरीके से साइड बॉन्डिंग कर रहे हैं, और ये दोनों साइड बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये दोनों साइड बॉन्डिंग कर रहे हैं। मतलब सर बेटा, मतलब ये कि देखो,
पाई बॉन्ड जो होता है वो आपको पता है कि अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस होता है और कमजोर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा स्टेबल बॉन्ड नहीं होता। तो अभी क्या था इस सिचुएशन में, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर था, मतलब ये वाले जो दो ऑर्बिटल थे ये आपस में पाई बॉन्डिंग कर रहे थे, ये वाले दो कर रहे थे और ये वाले दो कर रहे थे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यही दो और यही दो आपस में करेंगे। भाई ये बॉन्ड वीक होने की वजह से कभी बॉन्ड ऊपर टूटता है बनता है, कभी नीचे बॉन्ड टूटता है बनता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि जब देखो जब बॉन्ड बनता है तो बेसिकली होता क्या है कि अगर ये ऊपर से बॉन्ड बना है, ठीक है, तो ऊपर से बॉन्ड बनने की सूरत में क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल का ऊपर वाला हिस्सा होता है ये इस तरीके से इसकी तरफ झुक जाता है और ये दोनों यहां से जुड़ जाते हैं, नीचे वाला हिस्सा अपनी जगह बाकी रहता है। ठीक है, जब नीचे बॉन्ड बनता है तो क्या होता है कि नीचे वाला हिस्सा झुकता है और ऊपर वाला हिस्सा अपनी जगह सीधा ही रहता है। कभी तो ऐसा हो सकता है कभी कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर जब झुक रहा हो और इस तरफ से भी ऊपर वाला झुक रहा हो तो ये दोनों नीचे वाले लिम्स, एक इस वाले ऑर्बिटल का नीचे वाला लिम्ब और एक इस वाले ऑर्बिटल का नीचे वाला लिम्ब एक दूसरे के करीब। जिस वक्त ऐसा होगा तो उस वक्त ये वाला बॉन्ड चूंकि वीक ही होता है ये टूटकर ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि मूडी लोग हैं आज इधर हैं, थाली का बैगन नाम सुना है ना, तो इट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना, इट इज जस्ट लाइक दैट कि यहां से वहां घूम जाता है। अब ये घूमा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, बॉन्ड शिफ्ट होने पर अगर मैं रिंग को यहाँ पे तुम्हारे सामने शिफ्ट करूं या शिफ्ट बनाऊं तो ये थाली का बैगन किस तरीके से नजर आएगा रिंग शिफ्ट होने के बाद, ये इस तरीके से नजर आएगा कि डबल बॉन्ड आपको एक यहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा और यहाँ नजर आएगा। पहले वाले से अलग हो गया ये थोड़ा सा, ठीक है। वापिस आ जाते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, सरीना बेटा माइक बंद करो। अब तीसरी कंडीशन में यानी कि इस तरीके से तो सर ये बॉन्ड रुकेगा ही नहीं, ये बॉन्ड तो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। यानी कि अभी यहाँ बन रहा है, कल को फिर वापस से ये यहाँ और यहाँ इस तरीके से वापस बनना शुरू हो जाए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि कभी ये यहाँ बनेगा कभी ये यहाँ बनेगा। और याद करो कैकुल ने भी तो यही कहा था, कैकुल ने भी तो दो ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बताए थे कि या तो डबल बॉन्ड इस तरीके से बन रहे होंगे या तो फिर ये अपनी पोजीशंस को चेंज करके यूं बन जाएंगे। तो इसकी वजह से हमें एक चीज नजर आएगी स्ट्रक्चर में जो कि अभी तक किसी एलिफेटिक कंपाउंड में आपको नजर नहीं आई होगी। क्या नजर आएगी? अगर मैं ऑर्बिटल्स को वापस से रीड्रॉ कर लूं, तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे ये नजर आएगा कि कभी बॉन्ड यहां पर है, 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 कभी बॉन्ड यहां पर है और कभी बॉन्ड यहां पर है। यानी कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो ये एक इस तरीके का एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर, इस तरीके का एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, बार बार रिपीट होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स और ये ऑर्बिटल कंटिन्यूसली अपने एक पैराय में इस तरीके से घूमते चले जाएंगे, घूमते चले जाएंगे। यानी कि एक अट्रैक्शन का क्लाउड पैदा हो जाएगा। ये देख रहे हो, मैंने जब बहुत मर्तबा यहाँ पर अपने पेन को फेरा है तो उसकी वजह से यहाँ पर एक डार्क सा कलर शो हो रहा है, एक डार्क सी प्रेजेंस अकरेंस शो हो रही है। इसी तरीके से सर यहाँ पर जी बेटे बोलो। ये डीलोकलाइजेशन है ना फिर? जी 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 बिल्कुल, अभी मैं उसी पर ही आ रहा था, बल्कि हम आपको वही समझा रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ही समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स या ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक परमानेंट पोजीशन में नहीं रह पा रहे, ये कभी इस तरफ झुक रहे हैं, कभी इस तरफ झुक रहे हैं, कभी इस तरफ झुक रहे हैं, यानी कि एक परमानेंट पोजीशन नहीं है इन बेचारे गरीब लोगों की। तो जिसकी वजह, बेटा अहमद माइक बंद कीजिए, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पैदा हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का आ जाना होता है। ये तो क्या हो रहा है, ये एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पैदा हो जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर मैं इनकी डंडियां वापस निकाल दूं, पहले वालों में मैंने डंडियां हटा दी थी, अब मैं डंडियां वापस लगा दूं, तो ये एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पैदा हो जाएगा ऑर्बिटल्स के बीच में, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर, यहाँ पर,
यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरीके से पैदा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो पाई ऑर्बिटल है, ये एक जगह एक पर्टिकुलर पोजीशन में सुकून से रह लेना। इसके अंदर भी तो चुल है, ये भी तो एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर रह नहीं पा रहा। ये भी तो कभी इधर फुदक रहा है, तो कभी उधर जा रहा है, कभी इधर लुढ़क रहा है, कभी उधर लुढ़क रहा है। इसका भी तो यही है ना सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये होता क्यों है? ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पैदा क्यों होता है, या ये होता क्यों है? इट इज ड्यू टू ये सब कुछ होता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लफ्ज को याद रखना बेटा, इट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। और इस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी होती है, ठीक है। अगर यहां पर मैं इस बात को लफ्जों में लिखूं तो कैसे लिखूंगा बेटा? सर ये बॉन्ड बार बार शिफ्ट हो क्यों रहे हैं आगे भी? क्योंकि बेटा यहाँ पर अवेलेबिलिटी है ना, अवेलेबिलिटी है बॉन्ड को शिफ्ट करने की। किसी और सर एलिफेटिक किसी स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा? क्योंकि बेटा वहां अवेलेबिलिटी नहीं है। मजीद वहां पे ऑर्बिटल्स हो कहीं पर तो जाकर ये आपके पास ये वाली कंडीशन आए ना। यहाँ पर तो अवेलेबिलिटी है ना, चारों तरफ ये ऐसे ऑर्बिटल्स मौजूद हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज हैं, और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का काम ही जो है वो आपके साथ पाई बॉन्डिंग करना होता है। तो यहाँ पर तो अवेलेबिलिटी है। अगर किसी और स्ट्रक्चर की बात करूं तो अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सर ये बात तो समझ आ गई कि ये बनते हैं और टूटते हैं, तो सर ये शिफ्ट क्यों होना है ये समझ नहीं आया। बेटा शिफ्ट अवेलेबिलिटी, इसका रीजन ही अवेलेबिलिटी है, क्योंकि पीछे की तरफ पीछे भी जो ऑर्बिटल है वो भी तो उसी के ही नेचर का है ना, अनहाइब्रिडाइज। उसका नेचर भी क्या है? अनहाइब्रिडाइज नेचर है, ठीक है ना। और वो भी इसी तरीके से अबव एंड बिलो द प्लेन रिएक्शन कर रहा है, अबव एंड बिलो द प्लेन बॉन्डिंग कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होना है वो तो स्टेबल ही नहीं है ना, मतलब वो तो मुसलसल अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा है। ये है सारी कहानी, क्लियर? ठीक है सर। बेटा किसी को कोई सवाल अभी तक? नो सर। नो सर। अनुषा तुम्हें भी कोई सवाल नहीं आज? सर मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर जो हम कह रहे हैं, ये हम सिर्फ प्लेजेंट स्मेल के लिए कह रहे हैं या हम पूरे जो इस ग्रुप का जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कह रहे हैं? देखो बेटा, एरोमा का लफ्ज बेसिकली है खुशबू से, सारे एनडीए तुम्हारे सही हैं, लेकिन देखो एरोमेटिसिटी का मतलब सिर्फ यहाँ पर खुशबू नहीं है। असल में एरोमेटिसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर डेवलप हो रही है। इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम एरोमेटिसिटी है। केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी का मतलब खुशबू नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा भाई आगे चलूं। अब आ जाते हैं हम अपने उस मकसद की तरफ जो असल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक बेंजीन के स्ट्रक्चर में ही इतना फसाद है केमिस्ट्री के अंदर, देख लो, बाकी और कहीं नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा फसाद है।
खैर, अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का क्या कह रहा है? ये कह रहा है the shifting of pi electrons within a molecule is known as, एक काम करो, मीटिंग का टाइम हमारा जो है ना वो एंड पर है, तो मैं मीटिंग ये एंड कर रहा हूँ। सेम लिंक से तुम लोग मीटिंग को रीज्वाइन कर लो जल्दी से, इतने में मैं इसको थोड़ा सा लिख भी लूँगा, इतने में तुम लोग वापस आओगे, ठीक है? अच्छा भाई, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है ये क्या है? द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। अब हमने ये देखा अभी ऊपर कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक जगह फिक्स नहीं है, ये कभी इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो कभी इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो कभी इधर शिफ्ट हो रहे हैं, कभी इधर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी पाई बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूसली शिफ्टिंग की पोजीशन में है। अब इस शिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हो गई है डिलोकलाइज, ठीक है ना? इस शिफ्टिंग की वजह से, मतलब ये जो शिफ्टिंग है पाई बॉन्ड्स का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है? इस प्रोसेस का नाम है रेजोनेंस। आपके फिजिक्स में भी ये टॉपिक था रेजोनेंस का, मुझे याद है, पता नहीं फर्स्ट ईयर में था या वो, जहाँ पे कंटिन्यूस वाइब्रेशंस थी, वाइब्रेशंस का कुछ चक्कर था, प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, मुझे याद है। यस सर, फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर में था ना, बिल्कुल। तो वो जो स्ट्रिंग, उसमें भी क्या था कि कंटिन्यूस पैटर्न्स बन रहे थे, यानी कि एक जैसे कहते हैं ना, एक कांस्टेंट पैटर्न नहीं था, अलग अलग कंटिन्यूस पैटर्न थे। तो वहां पर भी हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था रेजोनेंस का, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का भी जो शिफ्टिंग है ये वेरिएबल है और कंटिन्यूस भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर दिया रेजोनेंस का, ठीक है? अब मुख्तलिफ वक्तों में, ठीक है, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए और उन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से अपनी एक रेजोनेटिंग थ्योरी दी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है। सबसे पहले और सबसे बेहतर मेरे हिसाब से इन सब में जो सबसे बेहतर थे वो थे कैकुल साहब, और ये जो दो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये कैकुल साहब के प्रोपोजिशन है कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, और ये डबल सिंगल बॉन्ड फिक्स नहीं रहते, ये आगे पीछे घूमते रहते हैं, मतलब अभी इधर है तो कल को इधर हो जाएगा, परसों इधर हो जाएगा, इस तरीके से ये आगे पीछे शिफ्ट होता रहेगा। ये कहा था कैकुल साहब ने। फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, और ये तो खवातीन के फेवरेट साइंटिस्ट हैं क्योंकि इनका नाम है, क्या पढ़ सकते हैं आप लोग इसको? कोई खवातीन प्रोनाउंस करें इसको जरा, तब मजा आएगा। क्या है लिखा है यहाँ पर? अब आप लोग जो भी चाहें इसको पढ़ सकते हैं, मतलब फ्यूचर ड्रीम समझ के, फ्यूचर वो गोल समझ के टाइप, यू नो। तो वो क्या, हम तो इसको देवर ही पढ़ लेते हैं भाई। तो ये दीवार स्ट्रक्चर, देवर स्ट्रक्चर जैसा कह लो। तो एक साइंटिस्ट आए, अच्छा ये इतना कोई बद्धा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी चीजों को एक्सेप्टेंस साइंस में मिलती कैसे। लाइक हाउ इज इट पॉसिबल कि दो ऑर्बिटल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड नहीं है और वहां पर पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ये देखो, ये वाले दो पाई बॉन्ड का बनना समझ में आता है, ठीक है, यहां सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये वाला और ये वाला पॉइंट जो है, यहां पर तो किसी सूरत पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए शर्त यह है कि वहां पर सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अगर सिग्मा बॉन्ड वहां नहीं होगा तो पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता। सेम इसी तरीके से इन्होंने ये तीन प्रोपोजिशंस दी थी। यहां पर चलो एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन यहां पर और यहां पर कैसे एक्सेप्ट कर लूं? यहां इस पॉइंट पर कैसे एक्सेप्ट कर लूं? पाई बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है कि पहले दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान कोई सिग्मा बना हुआ होना चाहिए।
ना इस कार्बन और इस कार्बन में कोई सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं बना हुआ आपस में। हाँ, इस कार्बन के इधर और इधर सिग्मा बॉन्ड बने हुए, इस कार्बन के इधर और इधर सिग्मा बॉन्ड बने हुए, लेकिन आपस में कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है। फिर पता नहीं क्यों और क्या सोचकर इस ऐसी चीजों को हमारे कंसर्न बनाया हुआ है, हमारे लिए स्टडी बनाया हुआ है, तो बड़ी हैरत होती है। इनके बाद आए एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने कहा अच्छा सबके सबका यही कहना है कि बेंजीन है तो हेक्सागोनल, कोई इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा कि बेंजीन हेक्सागोनल नहीं है, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने कहा कि इनके दरमियान के जो ये इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है ना, ये भी क्रॉस है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इन दो को, देवर और आर्मस्ट्रॉन्ग साहब को, तो मतलब मेरी नजर में कोई जगह ही नहीं बननी चाहिए इन लोगों की तो यहाँ पर, लेकिन फिर भी मजबूरी है, डाला हुआ है तो पढ़ रहे हैं भाई, आप भी पढ़ लीजिए। फिर एक और साहब आए जिनका नाम था बायर्स। इन्होंने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिया, और अगर आप लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ लिया है तो आप लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ ली होगी, और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में आपके पास 3 प्रोसेस थे, अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, सरपेक था, हॉल था और बायर था। वो जो वहां वाला बायर है ना, ये वही है, ये अलग नहीं है, ये वही है। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम नहीं सर, नहीं पर ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। जी जी बिल्कुल, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना। ठीक। तो ये वही शख्स है, और इसके अकॉर्डिंगली इसने ये कहा था कि जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी फोर्स की वजह से, किसी अननोन फोर्स की वजह से सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। इसीलिए यहाँ पर मैंने जो है हर कॉर्नर से एक एरो सेंटर की तरफ बनाया है, तो वो ये कह रहा है कि बस सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है सारे के सारे। ये भी स्ट्रक्चर साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ आ जाएं, आप खुद सोचो क्या ये मुमकिन है कि मैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के करीब ले आऊं? नो सर, वो तो रिपेल कर जाएंगे। वो तो रिपेल कर जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो ये भी चीज साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। इन सारे मसाइल के बाद, इन सारे मसलों के हो जाने के बाद, फाइनल हमने एक स्ट्रक्चर दिया जिसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये कहता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इनमें से हर स्ट्रक्चर को इनकार कर देता है कि कुछ भी नहीं है ऐसा। वो ये कहता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है ना, ये स्ट्रक्चर में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, बस कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। यानी कि जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर की है ना, कि कभी बॉन्ड यहां बना, कभी बॉन्ड यहां बना, कभी बॉन्ड यहां बना, बस ये इस तरीके से ही कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा। कोई फिक्स पोजीशन इन डबल बॉन्ड की है ही नहीं। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, बीच में एक सर्कल बना देते हैं, और वो सर्कल ये इंडिकेट करता है कि भैया ये सारा का सारा जो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा। कैकूल की तरह डबल बॉन्ड बना देना भी गलत है, दीवार की तरह, बाकी तो सारे के सारे खैर बेकार ही हैं, लेकिन कैकूल की तरह डबल बॉन्ड बना देना भी गलत है। अब कैकूल साहब के स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाँ जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल बेंजीन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रिएक्शंस में लिखते वक्त हम ज्यादातर कैकूल के स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जब मैं स्ट्रक्चर लिख रहा था बेटा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इन तमाम साइंटिस्ट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल आइडिया जो है ना वो कैकूल का है। तो वो अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन एंड नीड हम वहां पर कभी कभार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, कभी कभार बात को समझने के लिए हम कैकूल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आप रेजोनेटिंग पे जाएं। जी बेटे बोले। सर रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो किस साइंटिस्ट ने बताया था? बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी साइंटिस्ट का बताया हुआ नहीं है, ये इतने सारे प्रोपोजिशंस के बाद ना साइंटिस्ट ने मतलब जब देखा कि यार ये भी ये पॉसिबल नहीं आ रहा, वो पॉसिबल नहीं आ रहा, वो पॉसिबल नहीं आ रहा, हर कैकूल में खराबियां तुमने खुद निकाली। देवर का स्ट्रक्चर बैठे बैठे गलत साबित, आर्मस्ट्रॉन्ग का स्ट्रक्चर बैठे बैठे गलत साबित, बायर का स्ट्रक्चर बैठे बैठे गलत साबित। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। सब इस बात पे एग्री हैं कि हेक्सागोनल है, सब इस बात पे एग्री हैं कि डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो आखिर में साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि भाई
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको बना दो, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंटिन्यूस शिफ्ट की पोजीशन में रहेंगे, एक फिक्स पोजीशन में कभी नहीं आएंगे। ये निकला है। तो हमारे लेवल पे हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कैकुअर्स का या फिर रेजोनेंस वाला? आपको दोनों ही याद रखने होंगे बेटा, कैपूल का भी और उसका रेजोनेटिंग भी। डिपेंड करेगा, वैसे देखो रेजोनेटिंग सही है, सही जो चीज है वो रेजोनेटिंग है, लेकिन कुछ रिएक्शंस अभी आगे आएंगे जब बेंजीन के हम रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें बात को समझाने के लिए मैं कैपूल के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा, उससे बात आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो ये चीज है, आप कैपूल को याद रखें और रेजोनेटिंग को याद रखें। अगर आप रिएक्शन कैपूल से लिखेंगे तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग उसे गलत नहीं माना जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं वो तो पूरे कोकोल्स के स्ट्रक्चर से ही हो रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं भी कह रहा हूँ कि आगे जब रिएक्शंस आएंगे तो फिर मैं कैपूल के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो उसी से ही समझ सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उससे समझ नहीं पाओगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो है, सही है ना। तो वो इस तरीके से है, आप दोनों को अपने जहन में रखें। अगर आप कैपूल यूज करेंगे पेपर में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रेजोनेटिंग यूज करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी कोई यूज मत करना प्लीज, ठीक है। जी सर। अच्छा भाई, तो ये कैकुल को सही सही माना जाएगा। हाँ, कैकूल को हम किसी हद तक सही कंसीडर करते हैं, कैकूल साहब के स्ट्रक्चर को, क्योंकि बाकियों की तरह इन्होंने ऊंची बात नहीं की थी ना, इन्होंने तो फिर भी कोई ऐसी बात की थी जो अकल, फहम और फरासत में आ सकती है। कुछ खराबियां, कुछ उंगलियां हमने जरूर निकाली हैं इनके ऊपर, लेकिन अकलो, फहम, फरासत में ये बात आती है। बाकी तीनों की बात तो अकल में ही नहीं घुस रही है। अब वो जो डिफेक्ट्स आए थे इनके, जरा उनके ऊपर बहस कर लेते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि भैया HCl अगर पाई बॉन्ड रखता है, बेंजीन अगर पाई बॉन्ड रखता है तो HCl से रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा। और इसका जवाब कि भाई अगर डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट है तो ये बॉन्ड लेंथ का फर्क होना चाहिए, ये क्यों नहीं होता। इन दो चीजों का जवाब मैं एक साथ दे देता हूं बेटा। इस बात का जवाब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिल जाएगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स ना होने का मतलब है कि अनसैचुरेशन भी फिक्स नहीं है। अनसैचुरेशन फिक्स ना होने का मतलब ये है कि एडिशन हो ये जरूरी भी नहीं है। समझ गए? पहला डिफेक्ट समझ में आ गया किस तरीके से दूर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। सर वापस बताइएगा एक बार। देखो, मैं ये कह रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि पाई बॉन्ड हो ये जरूरी नहीं है, ये फिक्स नहीं है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है। जब पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है तो एडिशन हो, पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है तो इसका मतलब जो बेंजीन का अनसैचुरेटेड होने का अमल है वो भी फिक्स नहीं है। अब अगर अनसैचुरेटेड होने का अमल फिक्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली एडिशन रिएक्शन के होने का अमल भी फिक्स नहीं होगा। दैट इज व्हाई HCl ऐड नहीं हुआ। सही है? समझ में आया? लेकिन बेंजीन अनसैचुरेशन तो करता है ना। शो करता है, लेकिन उसके लिए अच्छा, अब जहां पे बेंजीन अनसैचुरेटेड शो करता है वहां पर हम कुछ ऐसी कंडीशंस बनाते होंगे या कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती होंगी कि जिसकी वजह से ये जो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये थोड़ी देर के लिए डिस्टॉर्ट होता हो। HCl से रिएक्शन के दौरान जब तक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट नहीं होगा, यानी कि डबल बॉन्ड किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फिक्स नहीं होगा, तब तक रिएक्शन नहीं होता। HCl से रिएक्शन के दौरान वो कंडीशंस आप क्रिएट नहीं कर पाते होंगे, तभी रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन हाइड्रोजन की सूरत में जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो आप वो कंडीशन क्रिएट कर पा रहे हो, तो इसलिए हाइड्रोजन ऐड हो जा रही है, HCl ऐड नहीं हो रहा। सर ये हम तो नहीं कर रहे ना, तो खुद हो रही है। कंडीशन तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना। HCl सर ये इसी और अनसैचुरेशन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है। नहीं, कंडीशंस पे। सर अगर हम क्लोरीन ऐड करवाएंगे तो वो होगी। क्लोरीन ऐड कराएंगे तो होगी। क्लोरीन के ऐड होने का अमल सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। बेसिकली जो आप कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं ना, वो कंडीशन इस रेजोनेंस के ऊपर काबू पाती है। अगर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर कंडीशन काबू नहीं कर पाती तो एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसने काबू पा लिया तो एडिशन रिएक्शन हो जाए। HCl की सूरत में ऐसा नहीं हो पाता। क्लियर है? मतलब सर हमें किसी डबल न बॉन्ड किसी का कैटलिस्ट वगैरह की जरूरत होगी। किसी कैटलिस्ट, देखो किसी कैटलिस्ट कहना गलत है। किसी कैटलिस्ट कहना इसलिए गलत है क्योंकि किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट रखने के बावजूद भी हो सकता है एडिशन रिएक्शन ना हो।
हमें नहीं पता कि किस कंडीशन के ऊपर आकर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करेगा। हमने बस मुख्तलिफ रिएक्शंस करवाए, तो हमने ये देखा कि यार कुछ एडिशन रिएक्शंस हो गए, कुछ नहीं हुए। तो वो जो कंडीशन उन रिएक्शन की थी, अब अगर वो कंडीशंस के साथ हम ना होने वाले रिएक्शंस को करवाने की कोशिश करें, तो उस उन कंडीशन पे वो जो दूसरा वाला रिएक्टेंट जो ऐड होने वाला होता है वो रिएक्ट ही नहीं करता। ये इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर एक रिएक्शन में एडिशन हो रहा है तो हम वो वही कंडीशन दूसरे में अप्लाई कर दें, तो वो कंडीशन दूसरे वाले रिएक्शन के लिए बनी नहीं है। भाई ये ऐसी, इसकी सिंपल सी ऐसी मिसाल है कि देखो हम इंसान खुश्की पे रहने के आदी, हम खुश्की में रहते हैं। अगर हमें पानी में रहने के लिए बोल दिया जाए तो हम वहां जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से मछलियों के लिए कंडीशन क्या है, पानी में रहना। लेकिन अगर उन्हीं मछलियों को मैं खुश्की पे ले आऊं तो वो मर जाएंगी। ये ऐसा ही है कि कोई कंडीशन किसी रिएक्शन के लिए तो फेवरेबल हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंडीशन हर रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। जैसे सर क्लोरीन को सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे थे तो वो एडिशन शो कर रहा था, और AlCl3 की कंडीशन में करवा रहे थे वो सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। अब यही काम आप AlCl3 की सूरत में कराकर मिसाल के तौर पे चाहें कि क्लोरीन एडिशन कर दे, तो ये जिंदगी लगा लो इसके ऊपर नामुमकिन हो ही नहीं सकता। तो ये सर्कल क्या इंडिकेट कर रहे हैं अंदर? ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। और सर रिवॉल्व करने की वजह इलेक्ट्रॉन्स की? रिवॉल्व करने की वजह अभी तो बताई बेटा कि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं ना, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, इस तरीके से कंटिन्यूस शिफ्टिंग में, तो पूरे स्ट्रक्चर में रिवॉल्व कर रहे हैं ना। ओके सर। पहले डिफेक्ट का जवाब मिल गया बेटा कैकुल के? जी सर। चले अब दूसरा डिफेक्ट सुन लीजिए। दूसरा डिफेक्ट कैकुल का ये कह रहा है भाई कि बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, तो शेप इरेगुलर होना चाहिए। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये बात भी साबित हो गई, क्योंकि डबल बॉन्ड किसी पोजीशन पे फिक्स हो ही नहीं रहा। जब ये डबल बॉन्ड किसी पोजीशन पे फिक्स हो नहीं रहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर बॉन्ड लेंथ का छोटा होना नामुमकिन हो गया। अब ये चूंकि ये पाई बॉन्ड पूरे स्ट्रक्चर में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो पूरे स्ट्रक्चर में बार बार पोजीशन, मतलब जो लेंथ है एटम्स के आपस में, वो छोटी बड़ी हो रही है। अच्छा, ये भी एक अनस्टेबल कंडीशन है। बार बार, मतलब अभी मैं अगर इस वाले कार्बन की बात करूं, ये वाले कार्बन की, इन दोनों कार्बन की फॉर एग्जांपल, तो इनकी बॉन्ड लेंथ कभी इतनी हो गई, कभी इतनी हो गई, कभी इतनी हो गई, कभी इतनी हो गई, ठीक है ना, कभी छोटी हो रही कभी बड़ी हो रही। ये भी कोई स्टेबल कंडीशन थोड़ी है स्ट्रक्चर के लिए। हर कंपाउंड, हर एलिमेंट खुद को स्टेबल करना चाहता है। अगर इस वाली मतलब इस तरीके से बार बार ऊपर नीचे होने पर ये स्टेबल नहीं है, तो ये खुद को किसी एक स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बन दोनों आपस में एक एवरेज डिस्टेंस पर आ जाएंगे। वो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा? वो एवरेज डिस्टेंस इस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का एवरेज डिस्टेंस होगा। अब इस एवरेज डिस्टेंस के ऊपर अगर बॉन्ड आगे पीछे शिफ्ट भी होगा, तो इनका जो लेंथ है उसमें फर्क नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? सर दोबारा बता दें। देखो मैं ये कह रहा हूं कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, ठीक है ना। अब बार बार ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता रहेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है, पूरे स्ट्रक्चर में बार बार रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अब बार बार कभी एटम यहाँ से इस कंडीशन में आ रहा है, कभी वापस इस कंडीशन में जा रहा है, कभी इस कंडीशन में आ रहा है, कभी वापस जा रहा है, कभी इस कंडीशन में आ रहा है, कभी वापस जा रहा है, मुसलसल यही चल रहा है इसका। तो ये भी कंडीशन स्टेबल थोड़ी है इन दोनों एटम्स के लिहाज से। सर तो एटम खुद से कोशिश नहीं करेगा सिंगल बॉन्ड में जाने की? खुद से कोशिश करने के लिए कोई उसको एडिशन प्रोडक्ट चाहिए ना बेटा, कोई आकर उसके साथ लगे, तभी तो ये डबल बॉन्ड खत्म होगा। अब आपके पास कोई है ही नहीं लगने वाला, तो कहां से ये डबल बॉन्ड खत्म हो सकता है? ठीक है सर बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से शेप क्यों चेंज नहीं हो रही? बेटा, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉन्ड की पोजीशन बार बार चेंज होगी। अब इस बार बार के चेंज की वजह से ये जो साइज है बार बार ये भी वेरी करेगा। कभी दोनों एटम एक दूसरे से इतनी दूरी पर है, कभी दोनों एटम एक दूसरे से इतनी दूरी पर है। ये स्टेबल कंडीशन थोड़ी है कि कभी ये कभी ये। उर्दू में कहते हैं ना, पल में तोशा, वो पल में तोला या पल में माशा, कुछ इस तरीके से एक मुहावरा है ना। तो कभी कुछ हो रहा है,
ये कंडीशन एटम के लिए स्टेबल थोड़ी है। अब एटम खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, वो इन दोनों बॉन्ड लेंथ्स का 1.54 और 1.34, इन दोनों का 1.33, इन दोनों का एक मीन पॉइंट निकाल देगा। 1.3 कैलो 39 होता है, उसको आप 1.4 ले लो, चलो 1.4 एक मीन पॉइंट निकाल लेगा। अब इस मीन पॉइंट पर एटम एक दूसरे को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ये आप बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.4। अब इस पर आकर डबल बॉन्ड बनेगा, एटम की पोजीशन में वेरिएशन नहीं आएगी। बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड बनेगा, एटम की पोजीशन में वेरिएंस नहीं आएगी। ये जो मीन पॉइंट निकालता है वो निकालता ही इसी वजह से है, एटम खुद ही करता है ये एडजस्टमेंट, कि बार बार के जो ये ऊपर नीचे होने का मसला है ना, ये हल हो जाए। अब समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकली इसका इस रिंग जो है वो सेम शेप का क्यों होता है। बेंजीन कैकूल पर यही ऑब्जेक्शन था। क्लियर है? जी सर। जी। बस ये आज के लिए काफी होगा मेरे ख्याल से, काफी लंबा लेक्चर हो गया आज का, ख्याल से 1.25 घंटा हो गया तकरीबन। बाकी मैं बात छुट्टी कर रही हूँ। क्या कह रही हो? मैं छुट्टी कर रही हूँ अब। हाँ हाँ, बस मैं भी क्लास ही ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। बेटा कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा जरूर लाजमी तौर पर, ठीक है। अल्लाह हाफिज।